Hi friends, welcome back. What India can learn from Israel? Lesson for Bharat. Absolutely. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यार दो तीन तो मेरे टॉप ऑफ द माइंड में हमेशा ही आते हैं। एक, अपने दुश्मनों को कभी छोड़ो मत, अच्छाई का जमाना नहीं है। और दूसरा, मतलब इतनी हाई तुम्हारी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि दुश्मन को यही नहीं पता और तुम चारों तरफ उन्हीं के धरती पे तुम बिखरे पड़े हो। देखिए उसमें यही है कि बी नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू मिलिट्री। हाँ वही, ये तो कुछ ऐसी चीज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नंबर 1 नहीं है, दे आर ओनली नंबर 1 इन मिलिट्री, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ वॉरफेयर में। वो एग्जैक्टली वॉरफेयर में इतना डेवलप करो। अगर आप टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो तो यूएस है, बट इफ यू जस्ट वांट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वॉरफेयर देन दे आर रियली गुड। और चौथी चीज, अपने बच्चे को लड़ाई के लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखो ताकि कल को अगर देश के ऊपर कुछ आए ऐसी आफत तो आप उस आपदा को, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इज सो लेस कि दे हैव नो ऑप्शन, तो एवरीबॉडी हैज पर टू। ये सोचो अगर उनकी इतनी कम है और उन्होंने किया हुआ है, हमारे अगर भारत के अंदर बच्चा हो तो सब कांपेंगे। देखिए इसमें उन्होंने ये भी बोला था कि ये सब चीजें करने में पैसा लगता है, यू कैन नॉट जस्ट टेक एनीबॉडी। वो तो है, ट्रेनिंग में इतना पैसा लगता है। अभी तो इंडिया में तो बहुत कुछ चल रहा है। आप सोचिए 1.4 बिलियन लोगों को अगर, या जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको अगर मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे कितना खर्चा होगा। स्कूल में दे दो ना, स्कूल में कोर्स कर दो। कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक क्लास कर दो रोज की जिसमें ये ट्रेनिंग, वेपन चलाना आना चाहिए। बट फिर लोग बोलते हैं पता नहीं वायलेंस ना बढ़ जाए, हु नोस। वो तो है, नहीं ना, देशभक्ति सिखाओ ना उनके अंदर। देखो उनके अंदर अपने देश के लिए कितना है। बेस्ट सोल्यूशन तो स्कूल्स ही है कि स्कूल्स के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए कि आप को काफी स्किल्स वहीं पे ही आ जाएं। True. उसके बाद फिर जिसको आगे प्रोफेशनल परस्यू करना है वो आगे कर ले, पर प्रिपेयर्ड हो कि कल को अगर जरूरत हुई तो आपको इतना तो पता है कि गन उठा के चलाते कैसे हैं। एम तो और करना एक एरिया जहां इंडिया को और बेटर करना है वो है हैकिंग का। ओ यस, क्योंकि आप सुनते हैं ईरान के हैकर्स बहुत स्ट्रांग हैं, इजराइल के हैकर्स बहुत स्ट्रांग हैं, रशिया के हैकर्स बहुत स्ट्रांग है। वैसे मुझे चाहिए कि इंडिया के हैकर्स भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि ना मानना चाहिए कि इंडिया के हैकर्स आर हाईली प्लेस्ड। बिल्कुल, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो वर्ल्ड मैप पर ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन जिस छोटे से देश ने अकेले इन सारे अरब देशों का डंडा किया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जिसने उनके ऊपर हमास और हिजबुल्लाह के हमले के बाद इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को पूरे तरह से समाप्त कर देने की कसम खा ली है। इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिये के 3 बेटों और 3 पोतों की मौत हो गई है। इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। बेरूत में हिजबुल्लाह के उसके बेटे कितने हैं? इस हमले में मैंने 3 बेटे हैं, और कितने हैं? भी मारा गया है। हिजबुल्लाह के लोगों के हाथों में जो पेजर थे, जो रेडियो सेट थे, उन पे लगातार ब्लास्ट हुए। आईडीएफ के जवान लेबनान के अंदर घुस गए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लेबनान के अंदर ये दूसरा अटैक मारा जा रहा है जहां सीरियल धमाके हो रहे हैं। इतने सिस्टमैटिक तरीके से दुश्मनों को पूरों के पास पहुंचाया जा रहा है कि वो भी सोच रहे होंगे वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। बड़े खतरनाक लोग हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे इजराइल और भारत की सिचुएशन में काफी सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन इजराइल किस तरह से उनको हैंडल करता है और भारत किस तरह से उनको हैंडल करता है। हम दोनों देशों के एटीट्यूड्स में और अप्रोचेस में कुछ शॉकिंग डिफरेंसेस पाएंगे और कुछ शॉकिंग सिमिलैरिटीज भी पाएंगे। क्या पॉजिटिव लेसंस और नेगेटिव लेसंस दोनों इंडिया इजराइल से इस सिचुएशन में सीख सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और अपने दुश्मनों को हैंडल कैसे किया जाए। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। तो देखिए, अगर आप इंडिया और इजराइल की सिचुएशन देखेंगे तो यू सी अ सरप्राइजिंग नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। इजराइल भी भारत की तरह अपने पड़ोसियों से परेशान है। दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी नहीं मिले। ये तो उससे भी बुरी हालत है कि आपका पड़ोसी अगर अर्नब गोस्वामी हो। चुप क्यों हो सलमान? ए यार, इतनी रात को मुझे ढक दो। अर्नब क्यों ले हैं? तो उस टाइम का था। चलो कम
से कम गाना तो अच्छा है। तो जिस तरह भारत में प्रॉक्सी आतंकी ग्रुप्स के थ्रू पाकिस्तान अटैक करवाता है, उसी तरह से ईरान भी प्रॉक्सी आतंकी ग्रुप्स के वही थ्रू तो। इसराइल में अटैक करवाता है और इसराइल को खत्म करने लोगों को की ये कोशिश समझ करता नहीं है। आ रहा दोनों cases जो में ईरान आप को एक सपोर्ट interesting कर रहा है। similarity देखेंगे कि ईरान जो है वो इसराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता। उसी तरह जिस तरह से पाकिस्तान भी आजकल भारत के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि अगर डायरेक्ट युद्ध करेंगे तो पेले जाएंगे। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले तुम जाओगे। भी पहले जाओ। इसीलिए वो प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान भारत में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करके अटैक्स करवाता है, उसी तरह से ईरान भी हिजबुल्लाह और हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट हूती। करके इसराइल में अटैक्स करवाता है और इसराइल को खत्म करने की कोशिश करता है। तो आइए जरा आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि ईरान किस तरह से मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करता है और क्या प्लान है उसका इसराइल को खत्म करने का। देखिए, ईरान ऐसे भी हाल में ही डेवलप हुए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर से बहुत चिढ़ा हुआ है, उसको रोकना चाहता है, क्योंकि तभी तो अगर ये ये सब कॉरिडोर कर- बन गया तो इंडिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूरोप बेसिकली एक दूसरे से काफी आराम से ट्रेड करेंगे और चाइना, ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों को काफी आसानी से बाईपास भी कर पाएंगे। तो जो करंट कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसके पीछे एक और रीजन ये है कि वो इस पाइपलाइन को रोकना चाहते हैं। लेकिन हम जरा इनकी इसमें चाइना का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और हिस्ट्री रशिया का जानने की सपोर्ट कोशिश मिल रहा है। लेबनान की अगर हम बात करें तो लेबनान में हिजबुल्लाह जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और मिलिट्री एंटिटी है। ये आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ईरान से हेविली फंडेड, ट्रेंड और आर्म्ड है। एस्टिमेट किया गया है कि ईरान ने इनको $700 मिलियन तक की फाइनेंशियल बैकिंग दी है। इस फाइनेंशियल बैकिंग से हिजबुल्लाह ने इजराइल के बॉर्डर पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख रॉकेट जमा करके रखे हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल को बॉर्डर अटैक से टारगेट किया है, मिसाइल अटैक से टारगेट किया है और कई सोफिस्टिकेटेड टनल सिस्टम्स बना रखे हैं इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर, जिनका इस्तेमाल करके वो इजराइल के अंदर घुस के आतंकी अटैक्स करने की कोशिश करते हैं। ईरान अपनी प्रेजेंस सीरिया में भी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि सीरिया का भी बॉर्डर इजराइल से पड़ता है। 2018 से 9 मेजर अटैक्स हुए हैं जो सीरिया से इजराइल में किए गए हैं। अगर हम ईरान की मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की स्ट्रेटजी भी देखेंगे तो आपने देखा होगा कि येमेन में ईरान ने हूथी रेबल्स को सपोर्ट और फंड किया है, जिनको सोफिस्टिकेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी और वेपन्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे वो सऊदी अरेबिया पर अटैक कर रहे हैं, जो कि इस मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का एक की मेंबर है। ईरान ने गाजा स्ट्रिप में हमास को भी काफी फंडिंग दी है। फंडिंग ही नहीं, ट्रेनिंग और वेपन्स भी प्रोवाइड किए हैं। इनफैक्ट सोर्सेज के मुताबिक 2014 से 2020 तक ईरान ने हमास को $220 मिलियन तक की फंडिंग दी है। अब देखिए, इस आतंक और इस स्ट्रेटेजी से डील करने के लिए इजराइल ने इनिशियली एक मोइंग द लॉन्च स्ट्रेटेजी को अपनाया था। मतलब ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी थी जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सके। इन्होंने बताया तो था manage मोइंग द किया जा लॉन्च, सके और isolated जो कितने incidents काफी होते टाइम हैं, पहले उनको बताया था। घास काटते हैं। हाँ। बेसिकली इजराइल का गोल था कि देखिए, मगर फिर भी peace बनी पड़ा है रहे, ना। हमारे ऊपर बहुत घास तो ज्यादा घास ही रहती है। international pressure वही ना तो। बने, और उनका वापस सोचना आएगी। था कि इवेंचुअली अगर हम पर्याप्त नंबर ऑफ आतंकियों को मार देंगे तो आतंकियों को भी लगेगा कि यार अब छोड़ो ये सब काम। तो हर नहीं कुछ छोड़ते साल ना। पे इन आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रॉन्ग होल्ड पर उनको तो heavy खत्म airstrikes करना की जाती पड़ेगा। थी, आर्टिलरी फायर किया जाता था, ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते थे, इनके हथियार सीज They किए got जाते fed थे, up with all इनकी this. funding Of course. रोकने की कोशिश की जाती कितनी थी। बार घास कई काटे। सारे आतंकी मार दिए सीधा जाते थे। chemical ही लेकिन फेंको। प्रॉब्लम है ना कि ये अमीबा की तरह बेसिकली मल्टीप्लाई करते रहते हैं। धीरे धीरे करके जितने भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके मेंबर वापस जुड़ जाते हैं, इनके नंबर्स वापस रिप्लेनिश हो जाते हैं और वापस से और इजराइल छोटा के सा ऊपर अटैक बच्चा शुरू था। हो जाते हैं। यही सिमिलरिटी इंडिया के साथ भी हम Brainwash। देखेंगे। पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया में आते हैं, अटैक्स करते हैं, इंडियन आर्मी उनको निपटाती है। इंडियन आर्मी चाहे कितने भी क्रॉस बॉर्डर आतंकियों को मार दे, लेकिन इनके नंबर कभी भी खत्म नहीं होते। पीओके में जाकर इनके लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए, बालाकोट में भी एयर स्ट्राइक किया। तो थोड़े समय तक तो भाई इन आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने हिला दिया था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी रीग्रुप करना शुरू किया हमास और हिजबुल्लाह की तरह। और 2024 में हमने देखा है कि किस तरह से जम्मू के अलग अलग एरियाज में बड़े बड़े आतंकी अटैक्स हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस दोनों की जान गई है। और जिस तरह इंडिया के लिए प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पा रही, उसी तरह से इजराइल के लिए भी मोइंग द लॉन्च स्ट्रेटेजी से ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पा रही थी। एक डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक जो इजराइल में 2001 से 2006 तक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहे थे, उस समय सिचुएशन इजराइल में इतनी खराब थी कि बेसिकली ऑलमोस्ट डेली सुसाइड बॉम्बिंग वहां पर हो रही थी, डेली आतंकी अटैक्स हो रहे थे, कैफेटेरियाज में बॉम्बिंग हो रही थी, कैंपस में बॉम्बिंग हो रही थी, नाइट क्लब्स में बॉम्बिंग हो रही थी। तो इस झंझट से, इस कॉन्स्टेंट थ्रेट से निपटने के लिए उन्होंने 2 पॉलिसीज अपनाई, जो शायद सुनने के बाद आप नोटिस करेंगे कि इंडिया को भी फॉलो करनी चाहिए। पहला तो यह था कि उन्होंने एक बॉर्डर फेंस क्रिएट की और कुछ लोकेशंस में तो एक सीधी की सीधी दीवार ही बनवा दी पैलेस्टीनियन और हमारे लिए इजरायली population को possible separate नहीं करने है, की। दीवार और इस border दूर fence और बनाना। दीवार का ये फायदा हुआ है, आप इस दीवार को फांद कर तो अब आ नहीं सकते अंदर। इंसानी आंखें शायद एक बार कुछ झपकी मार ले,
लेकिन मशीनी आंखों से अरे कोई वाह। बच कर नहीं जाएगा। और दूसरा पूरे ये उस हुआ पे है कि वो भी इस लगाया fence हुआ पर है। क्लियर चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं जो बहुत हेविली गार्डेड है इजरायली आर्मी के द्वारा। तो अगर आपको अंदर आना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चेक पॉइंट के थ्रू ही आ सकते हैं। अब इससे फायदा ये हुआ इजराइल को कि जो नंबर ऑफ बॉम्बिंग्स हैं वो इजराइल में बहुत ड्रास्टिकली घट गई है। फॉर एग्जाम्पल 2000 से 2006 के बीच में नियरली 3000 अटैक्स हुए थे इजराइल में, लेकिन इस वॉल के कंस्ट्रक्शन के बाद ये जो अटैक्स हैं ये 80% से भी ज्यादा से घट गए हैं। ये 80% proper जगह से इंडिया में 80 भी हुए। देखा है कि कश्मीर में अलग ऐसी अलग कुछ कोने नहीं। से, चाहे जम्मू से चाहे कश्मीर से, कहीं ना कहीं से हमेशा बॉर्डर क्रॉस करके मिलिटेंट्स घुस आते हैं गांव में, और वो गांव में इतने आराम से एम्बेड हो जाते हैं कि भाई मिलिट्री भी इनको पहचान नहीं पाती कि Correct. कौन पर हमें कश्मीरी कितना है, वॉल कौन बना सकते हैं, बाहर से बना आतंकी सकते हैं तो आया है। बना दो। बांग्लादेश, लेकिन- म्यांमार जैसे बॉर्डर को बना दो। जहाँ से बहुत सारे पैसा लगता है। इमिग्रेशन होता है, जहाँ से बहुत सारे और वो दबाव क्या सकते है, हैं। किसको दिया अभी हमने वहाँ पैसे? पर उस तरह का मालदीव्स को देने की जगह वॉल बना लो। ताकि मगर डेमोक्रेसी है, ऑपोजिशन दिमाग खराब कर रही है। करती रहे, सुनना ही नहीं। बंगाल से लेके असम से लेके अब तो हिमाचल तक ये प्रॉब्लम पहुंच चुकी है। अब आप बोलेंगे कि भाई इस तरह की हम दीवार बना लेंगे, फेंसिंग कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बनेगा। अब होते रहे, देखिए, who इजराइल के cares? साथ कोई यही international हुआ था। pressure नहीं होता। इनको नहीं होता। UN ने बहुत condemn You are putting the इनके जो wall in सबसे your बड़े country. allies There's हैं, no problem. अमेरिका ने भी इस बॉर्डर वॉल को बनाने के लिए इनको कंडेम किया था, लेकिन इजराइल ने बस इतना कहा। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। दूसरी बड़ी स्ट्रेटेजी जो इजराइल ने अपनाई है वो है कि भाई ये जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनके छुटभैये फुट सोल्जर्स को मारने से काम नहीं चलेगा। ऊपर इजराइल करो। ने डिसाइड किया कि Heads ये को। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इन छुटभैयों को भेजते रहते उनको हैं, करो। ऊपर से मारो। पैसे बटोर बटोर के ऊपर से नीचे जाओ। करोड़पति ऊपर से बनते उड़ाते रहते हैं, अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एजुकेट करवाते हैं। ऊपर से जा रहे इन हैं वो। सालों को टारगेट करना जरूरी है, क्योंकि ये जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनकी भी एक कॉर्पोरेट टाइप की हायरार्की होती है जो इनके ऑपरेशंस को प्लान करते हैं, और जब इनके हेड को खत्म कर दिया जाएगा तो उनका कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का पूरा स्ट्रक्चर ही हिल जाता है। इसका एक हिस्टोरिकल बहुत बड़ा एग्जांपल था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड जो इजराइल ने कंडक्ट किया था, जो कि 1972 में हुए म्यूनिक ओलंपिक्स मैसेकर के बदले में लॉन्च किया गया था, जिसमें याद कीजिए 11 इजरायली एथलीट्स को ब्लैक सितंबर नाम के एक पैलेस्टीनियन आतंकी ग्रुप ने मार दिया था। इस साल फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद इजराइल ने एक ग्लोबल मैनहंट लॉन्च किया। ये ऑपरेशन लगभग 20 साल तक चला था और मोसाद ऑपरेटिव्स ने ढूंढ के ट्रैक कर के सालों साल खर्च करके सारे के सारे ब्लैक सितंबर और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो इस मैसेकर में इन्वॉल्व थे सबको टपका दिया। और हिजबुल्ला और हमास के साथ भी रिसेंटली इजराइल ने यही रुतबा अपनाया है। 2015 में इजराइल ने सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक्स करके हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स को मार दिया था। 2018 में हिजबुल्ला के ड्रोन टेक्नोलॉजी के हेड को पूरों के पास भेज दिया गया। 2023 में हमास का जो हमला हुआ उसके बाद इजराइल ने बेसिकली पूरी तरह से ये मोइंग द लॉन स्ट्रेटजी को खत्म कर दिया और डिसाइड किया कि हिजबुल्ला की और हमास की कंप्लीट एंड अटर डिस्ट्रक्शन ही इजराइल को बचा कर रख पाएगा और मिडिल ईस्ट में पीस ला पाएगा। और मेरे को तो लगता है इंडिया भी ये फॉलो कर रहा है, पूरा कंप्लीटली नहीं कर रहा अभी, पर उन्होंने हमने ये जो है शुरू कर दिया है कि अब हम भी जो है इसी तरह से देखिए, खत्म कर रहे हैं। इसमें सुना नहीं लोगों- पाकिस्तान में इतनी जो न्यूज आती है, ये जो इसराइल ने वॉल का चक्कर किया, दैट्स वेरी गुड, उनको बड़ी हेल्प होती है। उसमें होता भी है, जैसे गाज़ा में एक लेडी थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी प्रेगनेंसी में, तो गाज़ा में हॉस्पिटल्स नहीं थे। द ओनली हॉस्पिटल दैट कैन हेल्प इज़ इन इज़राइल। तो उसको इज़राइल से परमिशन लेनी पड़ी, उसको परमिट मिला, फिर वो परमिट से वहाँ पे गई हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसके बच्चे हुए, तो वो सब हुआ, उसके बाद वापस आई है। तो मतलब वहाँ पे उनको नज़र आता है कि जो चीज़ उनके एरिया में अवेलेबल नहीं है, यू कैन गो देयर बट विद परमिट। ऑफ कोर्स ये 100% ट्रैकिंग है। उससे लोगों को भी समझ आता है कि दूसरे वाले ने तुम्हारी हेल्प की है, डोंट फॉरगेट दैट। Exactly. बट जो भी है व्हाटएवर, पर वो न्यूज नहीं सुनाएंगे वो ये सब लोग, नहीं बताएंगे। और वो और उस टाइप की खबरें बताएंगे कि वहाँ पे वो लेडी गई, फिर उसके बाद उस बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, वापस आ गई, वापस नहीं जाने पा रही है, बच्चे वहीं पर ही हैं, समथिंग दे विल टेल यू समथिंग लाइक दैट। बट द क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू गो देयर, अपने वहीं करा लेना चाहिए था, राइट। तो इसमें वॉल वाला ऑप्शन तो बहुत अच्छा है, मगर उसमें अच्छा है। पैसा बहुत लगता है कि आपको, पर देश की सिक्योरिटी पैसे तो करने ही तो पड़ेंगे वही है ना, तुमको। इंस्टेड कि आप घोटालों में पैसा बर्बाद करें, फालतू चीजें बर्बाद करें, अगर देश प्रॉब्लम की सॉल्व करनी है, security सबसे यू हैव important टू हैव अ वेरी गुड बॉर्डर वॉल। और नहीं, और अगर मैं तो ये विद डिफरेंट कंट्रीज वो सॉल्व करके पूरी बॉर्डर वॉल। मैं तो ये कहती हूँ, अगर पैसे की तंगी है, आप हर एक इंडियन को बोल दो एक रोटी कम खा लो एक दिन, उससे इतना पैसा हो जाना चाहिए कि पूरी वॉल बन जाए और कोई इंडियन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिल को कहेगा एक क्या, मैं दो नहीं खाता अपने देश के लिए। तो आप मांगो, अगर हेल्प चाहिए हर एक इंडियन हेल्प करेगा। देखिए, क्यों नहीं मांगने करेगा? की बात नहीं है, पर अगर हर नहीं करो, इंसान जो कर है, सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास पैसे अगर नहीं हर है। इंसान अपने टैक्सेस भी फाइल करे
और उससे टैक्सेस भी दे, देन इट्स ग्रेट, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारी जनता है जो टैक्सेस नहीं दे रही है। या बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।